साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और आपको पता है हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम साइंस में ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। पहली यूनिट हमारी चल रही है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जिसमें ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें पहला टॉपिक है आपका सेल साइकिल, मियोसिस, मायोसिस और उनके सिग्निफिकेंस। फिर आपका क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। इन 5 टॉपिक के बाद आपकी जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है ग्रेजुएशन वाली। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन-कौन से टॉपिक हमने कवर अप कर लिए। तो आपको पता है पहली जो यूनिट है, पहला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया हमने, दूसरा कवर कर लिया, तीसरा कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। किसकी बात करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन की, जिसे हिंदी के अंदर कहा जाता है अनुलेखन। जिसे हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ठीक है। वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी बीच में, जैसे दिवाली का त्यौहार था तो मैं घर पे आया हुआ हूँ, इसलिए जैसे ही छुट्टियाँ अपनी खत्म हो जाएंगी वापस अपन घर पे पहुँचेंगे तो रेगुलर अपने जो वीडियोज़ हैं वो आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी पोस्टिंग है उदयपुर, तो आपको कंटिन्यूटी के रूप में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ शुरू करने से पहले, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो बुक है जहाँ से कंटेंट तैयार किया गया है, उस बुक की पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। चलिए वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, अनुलेखन होता क्या है। फिर हम देखेंगे लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कहाँ पे होता है सेल के अंदर। फिर हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से स्ट्रैंड जो है इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो कौन से स्ट्रैंड उसके इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम देखेंगे कौन सा मेन एंजाइम होता है जो इस ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कराता है। फिर हम फेजेस देखेंगे जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि इनके स्टेप देखेंगे कंप्लीट। फिर हम देखेंगे प्रोसेसिंग, एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, जब वो कंप्लीट एमआरएनए बनता है उससे पहले उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और एक टॉपिक है बीच में जिसे अपन जीन कहते हैं, उसको भी अपन ऐड करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक से जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है, यानी कि जो आपका चैप्टर है ट्रांसक्रिप्शन वाला, वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। और सारी ग्रेजुएशन वाले पार्ट भी मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एडिट कर दिए। ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो किस तरीके से होता है, यानी कि आपको पहले बेसिक समझना होगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। देखना, हमारे सामने क्या है, कोई भी सेल है। ठीक है। इस सेल का हमने क्या देखा था, डिवीजन देखा था। क्या देखा था, डिवीजन देखा था। और सेल के बाद जब हमने देखा कि सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। सेल से क्या बन गई, 2 सेल बन गई। तो पहले तो हमने सेल का डिवीजन देख लिया, पहले टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था। फिर हमने देखा कि 2 सेल हैं तो एक सेल से 2 सेल बनी है तो डीएनए की कितनी कॉपी चाहिएंगी, 2 कॉपी चाहिएंगी, इनमें 2 अलग अलग डीएनए चाहिएंगे। तो डीएनए से डीएनए का बनना, पहले तो हमने क्या किया, डीएनए से डीएनए को बनाया। डीएनए से डीएनए को बनाया था, उसको हमने क्या कह दिया, रेप्लिकेशन कह दिया। क्या कह दिया, रेप्लिकेशन कह दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। एक डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस दूसरे डीएनए के अंदर चली जाती है, फोटोकॉपी उसकी हो जाती है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, रेप्लिकेशन कह देते हैं। इसके लिए जो मेजर एंजाइम काम आता है वो कौन सा आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। ध्यान रखना, हिंदी में मतलब होता है डीएनए की फोटोकॉपी करना या फिर प्रतिलिपि बनाना। ठीक है। अब हमारे सामने एक सेल के अंदर क्या उपस्थित है, डीएनए उपस्थित है, लेकिन हमें उस डीएनए के अंदर क्या है, सूचनाएं हैं, संग्रहित हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है, वो एक इन्फॉर्मेशन है किसकी, प्रोटीन बनाने की। क्या बनाने की, समझना, प्रोटीन बनाने की। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है ये आपको पता होगा। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारी मरम्मत करती है, बॉडी में कहीं भी टूट फूट हो जाती है उसको रिप्लेस करने का, रिपेयर करने का काम कौन करती है, प्रोटीन करती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है तो आपको बताना है कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो सूचना डीएनए के ऊपर है उससे हमें ये पता लगाना है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी। तो अब सुनना, आपको पता है कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन सी है, यानी कि प्रोटीन बनता कहाँ पर है। तो हमें पता है प्रोटीन कौन बनाता है, सेल के अंदर प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं। ये हमें पता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम के अंदर। लेकिन जो सूचना डीएनए के पास इंक्लूड है, जो सूचना डीएनए के पास है, उस डीएनए के पास जो सूचना है उसको राइबोसोम नहीं पढ़ सकते। उसको राइबोसोम पढ़ ही नहीं सकता, उस हिसाब से वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो फिर किससे बना सकता है कि राइबोसोम केवल और केवल किसको पढ़ सकता है, तो राइबोसोम केवल और केवल आरएनए को पढ़ सकता है। ठीक है। तो तब यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, सेंट्रल डॉग्मा की। और दो चीज़ें हमारे सामने आती है, पहला आता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा आता है ट्रांसलेशन।
ठीक है? तो डीएनए के पास जो सूचना है उसको सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा? एमआरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि उसको एमआरएनए बनाया जाएगा और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब होता है कि उस चीज़ को हमने ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, दूसरी भाषा में उसको चेंज कर दिया। ठीक है? फिर एमआरएनए से आगे चल के, यानी कि हमें यहाँ पे पता चल गया किस प्रकार की प्रोटीन बननी है, कौन से अमीनो एसिड को जोड़-जोड़ के कौन सी प्रोटीन बनानी है। फिर यहाँ पे इस एमआरएनए के ऊपर कौन वर्क करेगा? एमआरएनए के ऊपर कौन आ जाएगा? राइबोसोम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? राइबोसोम आ जाएगा और वो क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। ठीक है? यानी कि सबसे पहले उसको पढ़ने जैसी कंडीशन में हमने लाए तो उसको कह दिया हमने अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए ने राइबोसोम ने उस आरएनए पर जो सूचना लिखी हुई है उसको पढ़ लिया और पढ़ के उससे क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। तो इसको हमने कह दिया क्या? अनुवादन। इसको हमने अनुवादन कह दिया या फिर इसी को हम कह देते हैं क्या? ट्रांसलेशन। क्या कह देते हैं? इसको अपन कह देते हैं ट्रांसलेशन। क्या कह देते हैं? ट्रांसलेशन कह देते हैं। ठीक है? इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि डीएनए से यहाँ तक जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, प्रोटीन बनना, इसको एक नाम दिया जाता है जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या कह देते हैं? सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। ठीक है? यानी कि डीएनए है, डीएनए के पास सारी सूचनाएँ हैं कि किस प्रकार की प्रोटीन कब बननी चाहिए और किस प्रकार से बननी चाहिए, लेकिन इसको राइबोसोम नहीं पढ़ सकता। तो फिर क्या किया जाएगा? इसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, यानी इसको पढ़ने जैसी कंडीशन में लाया जाएगा, इसका अनुलेखन किया जाएगा। अनुलेखन के बाद क्या बना दिया जाएगा? एमआरएनए बना दिया जाएगा। इस एमआरएनए को देखकर राइबोसोम ये बता सकता है कि मुझे किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है। इसके अंदर वो मैसेज क्या है? ट्रांसक्रिप्ट है। अब उसका हमें क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है, अनुवादन करना है और क्या बना देनी है? नई-नई प्रोटीन बना देनी है। बस ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। ठीक है? देखना तो कोई आपसे पूछे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसमें मेजर एंजाइम कौन सा काम करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। ठीक है? ये क्या करता है? डीएनए की जो सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे आरएनए में स्थानांतरित करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर अगला आता है हमारे सामने ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है कि आरएनए से क्या बननी है? प्रोटीन बननी है। इसके लिए कौन हेल्प करता है? तो सबसे पहले आपको पता है वो राइबोसोम से हेल्प करते हैं और टीआरएनए यहाँ पे हेल्प करता है। आरएनए की जो सूचना होती है उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एक और अगली जो टर्म आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, पहले आपको पता होगा कि डीएनए से आरएनए का बनना तो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। कुछ वायरसेस के अंदर ऐसा होता है कि आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कह रहे हैं, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विपरीत अनुलेखन से कहते हैं। ठीक है? तो इसमें जो एंजाइम काम आता है वो कौन सा काम आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम आता है। इसमें होता क्या? आरएनए से डीएनए का बनना, जो कि कुछ वायरस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें जो है कुछ कुछ क्लियर हो गई होंगी। आगे हम इसमें देखेंगे सारी चीज़ें कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। वापस देखना, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करती है? फ्लो करती है। और इसी चीज़, जो पूरी चीज़ मैंने आपको बताई है, इसी चीज़ को कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है? जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली जीन होता क्या है। तो डीएनए पर छोटे-छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे सूचना एकत्रित रहती है उसको क्या कहते हैं? अपन जीन कह देते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। जब इन जीन के अंदर क्या सूचना संग्रहित है, क्या सूचना निहित है, उसे हमने क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। उसे हमने क्या बना दी? प्रोटीन बना दी, यानी कि उस जीन ने अपने आप को क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। इसको कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है? ये बेसिक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ से हमारा जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए की जानकारी आरएनए मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, यानी कि मेन जानकारी किसके पास है? डीएनए के पास है। और उसको किसको पहुंचाया जा रहा है? उसको आरएनए मॉलिक्यूल के पास पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे आरएनए कौन सा होता है? तो मैसेंजर आरएनए, यानी कि शॉर्ट में यदि मैं लिखूँ तो इसको एमआरएनए कहा जाता है। ठीक है? तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है आरआरएनए, यानी कि जिससे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। एक एमआरएनए होता है और एक होता है टीआरएनए। ठीक है? चलिए, यहाँ पे जिस आरएनए की बात हो रही है वो मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है। इससे प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाती है, यानी कि जब प्रोटीन बनेगा, डीएनए से प्रोटीन बनेगा, उसकी फर्स्ट स्टेप कौन सी है? कि डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है? सिंपल लाइन में यदि कोई कहे तो डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये सारी चीज़ें होती हैं कौन सी? आपकी जीन एक्सप्रेशन होता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या है? ट्रांसलेशन है, और लास्ट में क्या बन जाती है? प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है। यदि कोई आपसे पूछे कि बेसिकली ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ये सेल के अंदर चलती कहाँ है, तो आपको बताना है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक यूकैरियोट्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स में यदि कोई पूछे तो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ होती है? तो ये प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है, यानी केंद्र के अंदर होती है। और जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है।
ठीक है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए मूव्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स के अंदर होता क्या है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा, जैसे मान के चलिए ये आपकी सेल है, सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास आपको पता होगा छोटे छोटे छेद पाया जाता है जिसे पर न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एमआरएनए बन गया डीएनए से, फिर ये क्या करेगा, इन पोर की सहायता से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे अब इसकी क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी और बाद में यहाँ क्या बनाए जाएंगे, प्रोटीन बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो स्ट्रैंड होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। यानी कि आपको पता है डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, तो हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो कौन से स्ट्रैंड पे ये काम चलेगा। ठीक है, तो डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है, इसमें दो स्टैंडर्ड पाए जाते हैं। पहला होता है टेम्पलेट या फिर नॉन कोडिंग या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जो कि आरएनए बनाने में क्या करेगा, एक टेम्पलेट का भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये स्ट्रैंड कैसे एक्ट करता है, टेम्पलेट के रूप में एक्ट करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए। इसमें जो रीडिंग होती है वो कहाँ चलता है, 3' से 5' डायरेक्शन में इसकी रीडिंग चलती है। और कौन रीड करता है इसको, आरएनए पॉलीमरेज को रीड करता है। दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड, जिसे अपन सेंस स्ट्रैंड भी कह देते हैं। ये सीक्वेंस जो है वो सेम आरएनए के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन के जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वाइनोसिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थोड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एडेनिन होता है, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, और ग्वाइनिन साइटोसिन बिल्कुल सेम रहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये कोडिंग सोन स्टैंड के अंदर होगा, लेकिन हमें क्या देखना है कि एक जिस पर आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है और किसको रीड कर रहा है, 3' से 5' डायरेक्शन में रीड कर रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कह देते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो डीएनए पे जो स्ट्रैंड पाया जाएगा वो इस तरीके से होगा, जैसे थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, GAACCD। ठीक है, 5' लेकिन आरएनए में एक एमआरएनए के अंदर क्या बदल जाएगा, 5' मतलब एमआरएनए जो नया बनेगा वो कैसे बनेगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, और एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा, आना तो चाहिए थाइमिन, थाइमिन नहीं आएगा लेकिन उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे ये लूप बन गया, लूप बनने के बाद ये क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे आरएनए बन रहा है, जिस टेम्पलेट के ऊपर आरएनए बन रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए कहेंगे या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको कहा जाएगा। और आरएनए इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेशन होता हुआ जा रहा है आरएनए का। तो आरएनए जब ट्रांसक्रिप्ट होकर बन के आ गया, ये आरएनए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट होकर बाहर आ जाएगा, बाहर आके ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन सा जो स्ट्रैंड है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। इसके बाद हम बात करें कौन से एंजाइम की सहायता से ये प्रोसेस कराई जाती है। देखना, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैटलाइज होता है, यानी कि उसको उत्प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, वापस आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, यह एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़कर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। यानी कि जो डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ कर क्या बना देता है, आरएनए स्ट्रैंड बना देता है। यदि हम सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, और यूकैरियोट्स के अंदर अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो देखना, एक सिंगल प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज होता है जो कि सभी प्रकार के आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के आरएनए कौन से, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, इसकी 5 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज पाया जा रहा है उसके अंदर 5 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी, 2 यूनिट होती हैं किसकी, अल्फा की, एक होती है बीटा, फिर होती है बीटा डैश, फिर होता है ओमेगा, और लास्ट में होता है सिग्मा, जिसे अपन सिग्मा फैक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है कोर एंजाइम। क्या होता है, कोर एंजाइम होता है। कोर एंजाइम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स इसकी इंक्लूडेड रहती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके पूरे पूरे चांस होते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोर एंजाइम के अंदर क्या पाया जाएगा, 2 अल्फा पाई जाएंगी, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, ये तो बनाते हैं मिलकर क्या, कोर एंजाइम, जो कि कैटेलाइज करते हैं किसको, आरएनए सिंथेसिस को। लास्ट में जो इसका अगला जो यूनिट होती है जिसे अपन सिग्मा फैक्टर कहते हैं, ये कोर एंजाइम के अंदर नहीं पाया जाता। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है प्रोमोटर रीजन को, और हेल्प करता है इनिशिएशन में, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन जब यहाँ से शुरू होगा, इनिशिएट होगा, उस जगह को क्या कहते हैं, प्रमोटर रीजन कहते हैं। तो उसको रिकॉग्नाइज करने की मदद कौन करता है, उसको सिग्मा फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखना, ये पिक्चर किसकी है, आपके आरएनए पॉलीमरेज की है, जिसकी 5 सब यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले अल्फा की 2 यूनिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, फिर यहाँ पे आपको बीटा, बीटा डैश आपको दिखाई दे रहा है, और एक आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिग्मा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ही क्या पाया जाता है, ओमेगा पाया जाता है। ओमेगा का इतना बड़ा कोई रोल नहीं होता है, इसलिए उसको पीछे छुपा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, कोर एंजाइम बनाएंगी। लेकिन ये जो सिग्मा फैक्टर है
ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा किसको, प्रोमोटर रीजन को, जहाँ से इनिशिएशन होगा, जहाँ से शुरुआत होगी किसकी, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, चलिए यदि हम यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। करते क्या है सुनो, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को, लेकिन 5s आरआरएनए नहीं बनाता। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो सिंथेसाइज करता है किसको, एमआरएनए को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए को बनाने का काम कौन करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो सिंथेसाइज करता है किसको, टीआरएनए और 5s आरआरएनए को। वहीं प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक ही प्रकार का होता है और वो सभी प्रकार के आरएनए को सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अब हम इसके फेजेस देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के मेन स्टेप कौन से हैं और किस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता है। देखना, ट्रांसक्रिप्शन की जो है 3 मेन स्टेज होती हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं आरंभन। ठीक है, फिर दूसरा होता है इलोंगिनेशन, जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं दीर्घीकरण। फिर तीसरे नंबर पर होता है टर्मिनेशन, जिससे अपन हिंदी के अंदर कह देते हैं समापन। ठीक है, इन 3 चरणों के अंदर ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला चरण हमारे सामने आता है इनिशिएशन यानी कि आरंभन। आरंभन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आरंभन जो है वो 2 कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग होता है और यूकैरियोट्स के अंदर अलग होता है। अगर यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखना, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत तब होती है जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के एक विशेष भाग प्रमोटर रीजन से जुड़ता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू कहाँ से हो रहा है, तो प्रमोटर रीजन से जुड़ता है। कहाँ से होता है, प्रमोटर क्षेत्र से होता है, प्रमोटर रीजन से होता है। अब ये प्रमोटर रीजन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पर अलग अलग जगह पर पाया जाता है। ठीक है, देखना, यह क्षेत्र उस जीन के 5' छोर पर होता है, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये 5' सिरे पर अपस्ट्रीम की तरफ होता है। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अभी आपको पता चल जाएगा। प्रोकैरियोट्स में यह क्षेत्र प्रिब्नोवॉक्स, जिसे अपन टी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिब्नोवॉक्स कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर पाया जा रहा है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, वहीं यूकैरियोट्स में से टाटा बॉक्स कहा जाता है, जिसका जो अनुक्रम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये पिछले साल पेपर में पूछा भी गया था, जब आरपीएससी सेकंड ईयर 2022 का पेपर आया था। 2022 का पेपर आया था, उसमें ये प्रिब्नो बॉक्स से पूछा गया है कि प्रोमोटर रीजन या फिर प्रोमोटर क्षेत्र का क्या नाम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो वहाँ पे ऑप्शन था प्रिब्नो बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स, तो हमें प्रिब्नो बॉक्स सही लगाना था। ठीक है, और यहाँ पे आपको अनुक्रम देखने के लिए मिल जाएगा। प्रिब्नो बॉक्स का अनुक्रम क्या रहेगा, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन। ठीक है, टाटा बॉक्स का क्या रहेगा, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन एडेनिन। ये आपको ध्यान रखना है। अब तक क्वेश्चन जो है वो प्रिब्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स तक पूछे जा रहे थे, इस बार आपसे ये क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रमोटर रीजन जो है कहाँ पाया जाता है, 5' सिरे पर पाया जाता है। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में इस क्षेत्र को प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं, यूकैरियोट्स में इसको टाटा बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखना, एंजाइम के जुड़ने पर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड खुल जाती हैं, जिससे एक ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर मैं कहूँ एक क्या बन जाता है, बबल बन जाता है। क्या बन जाता है, बबल बन जाता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल कह देते हैं। जिसे क्या कह देते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन बबल कह देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, देखिए, अब टेम्पलेट जो है, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है 3' से 5' आरएनए सिंथेसाइज के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देख लेते हैं अपन। जैसे सबसे पहले हमें पता है क्या, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो सिग्नल करता है कि यहाँ से स्टार्ट होगी क्या, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यहाँ से क्या शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। फिर होता है टाटा बॉक्स, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। और आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या पाया जाता है, प्रिब्नो बॉक्स पाया जाता है। ये क्या होता है, कॉमन प्रमोटर सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस आपको दिया गया है, जो कि 25 बेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्टार्ट साइड, यानी कि जहाँ से जो आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसे हम यदि 25 बेस पेयर लेफ्ट की तरफ चलें, अपस्ट्रीम की तरफ चलें, अभी आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें, तो उससे वहाँ वहाँ क्या पाया जाता है, प्रमोटर सीक्वेंस पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स कह देते हैं। अब आप यदि याद करने की पूछोगे कि आपको इसको याद किस तरीके से करना है, तो मैंने जो याद किया था वो आपको बता रहा हूँ। प्रिब्नो बॉक्स में क्या पाया जा रहा है, पी पाया जा रहा है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, पी पाया जाता है। क्या शुरू हो रहा है, पी से शुरू होता है, प्रिब्नो बॉक्स भी पी से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। और टाटा बॉक्स जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझना, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अपन समझने वाले हैं। देखना, देखिए, ये हमारे पास क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड हैं दोनों। अब यहाँ पे मान के चलिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाली है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाली है। तो यदि इस ट्रांसक्रिप्शन साइट से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम कहलाएगा, जो कि किस में काउंट होंगे, नेगेटिव में काउंट होंगे। और इससे यदि हम इधर की तरफ चलेंगे तो ये डाउन स्ट्रीम होगा, जो कि किस में काउंट होगा, पॉजिटिव में काउंट होगा। तो यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट से 25 बेस पेयर इधर की तरफ चलें, अपस्ट्रीम की तरफ चलें, 25 बेस पेयर इधर की तरफ चलें, तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रमोटर रीजन मिल जाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, टाटा बॉक्स कहेंगे। जिसको अपन क्या कहेंगे, टाटा बॉक्स कहेंगे। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोट्स के अंदर।
लेकिन यदि मैं बात करूँ आपसे कि यदि हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट हैंड चलें यानी कि अपस्ट्रीम की तरफ चलें और कितने बेस पेयर चलें, -10 बेस पेयर चलें, कितने चलें, -10 बेस पेयर चलें, तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रिब्नोवॉक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रिब्नोवॉक्स मिल जाएगा। ठीक है। और प्रिब्नोवॉक्स क्या होता है, ये दोनों प्रमोटर रीजन है, यानी कि यहाँ से क्या स्टार्ट होगा आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होगा। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। तो 3 डेज से 5 डेज क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और यहाँ पे जो त्रिभुज आकार का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है। ठीक है, आपको समझ में आ गई सारी चीज़, यानी कि ये 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम की तरफ यानी कि पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के पूरे चांसेस होते हैं कि कितने बेस पेयर पहले टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है कितने, 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम की तरफ। यदि -25 यहाँ पे आ जाए तो आपको उसी को टिक लगाना है, +25 को आपको टिक नहीं लगाना है। किसको टिक लगाना है, -25 को आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप हमारे सामने आता है एलोंगिनेशन, यानी कि यहाँ से जब एक बार जो स्टार्ट हो गया, ठीक है, मान के चलिए स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद ये किधर की तरफ गति करेगा, ये इधर की तरफ गति करेगा, 3 डेज से 5 डेज की तरफ ये गति करेगा। अब सुनना, अब दूसरा आएगा एलोंगिनेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, विस्तार चरण में कह देते हैं। सुनना, इस चरण में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 डेज से 5 डेज दिशा में क्या करता है, आगे बढ़ता है, यानी कि 3 डेज से 5 डेज इधर की तरफ ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कौन से, एडेनिन, ग्वाइनिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ता जाता है, जो डीएनए के बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनके जोड़ता हुआ जाता है। लेकिन थाइमिन को नहीं जोड़ता। थाइमिन को क्यों नहीं जोड़ रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए के अंदर। नई आरएनए चेन हमेशा 5 डेज से 3 डेज दिशा में बढ़ती है। देखना, जो यहाँ पे आपको आरएनए पॉलीमरेज दिखाई दे रहा है, ये तो चल रहा है किधर, 3 डेज से 5 डेज की दिशा में। लेकिन यहाँ पे जो नया आपको डीएनए दिखाई दे, सॉरी नया यहाँ जो आपको एमआरएनए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी जो बन रही है दिशा, ये कहाँ बन रही है, 5 डेज से 3 डेज से, यानी कि ये इस दिशा में बनता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे आपको इसका मुंह भी दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये इस दिशा में बनता हुआ जा रहा है, और पॉलीमरेज कहाँ चल रहा है, 3 डेज से 5 डेज दिशा में चल रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कन्फ्यूजिंग है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसे जैसे एंजाइम आगे बढ़ता है, पीछे का डीएनए पुनः जुड़ जाता है और नई बनी आरएनए स्ट्रैंड अलग हो जाती है, यानी कि ये जो बबल यहाँ पे बन रहा है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कह रहे हैं, यहाँ से इसने इन बेस पेयर को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक नया आरएनए बनता हुआ चल रहा है, और ये कहाँ चलेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ चलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये वापस जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और ये आगे के इनको खोलता हुआ चलेगा। ठीक है, इस तरीके से चल रही हैं सारी चीज़ें। जो बेस पेयरिंग रूल होता है वो आपको पता है, एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है, लेकिन थाइमिन नहीं है तो क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। थाइमिन जो है वो किससे जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा। साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से जुड़ेगा। ये बेस पेयरिंग रूल है, सिंपल सा। अब यहाँ पे विस्तार हो गया, एलोंगिनेशन हो गया आरएनए का, आगे क्या होगा देखना। अब आएगा समापन चरण। समापन चरण किस तरीके से होता है देखना, जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टर्मिनेटर सीक्वेंस यानी कि समापन अनुक्रम तक पहुंचता है, तो ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे अनुक्रम होते हैं जो ये बताते हैं कि अब यहाँ पे टर्मिनेशन जो है, सॉरी इसमें यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उसको रुक जाना चाहिए, उनको अपन क्या कहते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है, यह सीक्वेंस एंजाइम को आरएनए सिंथेसिस रोकने का संकेत देते हैं। अब नई बनी आरएनए चेन एमआरएनए डीएनए से अलग हो जाती है, अब वहाँ से उसको अलग कर दिया जाएगा, और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड पुनः जुड़कर डबल हेलिक्स बना लेती हैं, और एंजाइम अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ एक सीक्वेंस आएगा, यहाँ सीक्वेंस आएगा जो बताएगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप पॉइंट है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया जाए। स्टॉप करने के बाद ये जो यहाँ पे आरएनए बन गया है, ये जो नया आरएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये आरएनए अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी यहाँ से अलग हो जाएगा, और वापस ये जो स्ट्रैंड है ये कैसी बन जाएगी, डबल हेलिक्स बन जाएगी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर थी उस इन्फॉर्मेशन को किस में ट्रांसक्रिप्ट कर दिया गया, इस आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्ट कर दिया गया। अब सारी सूचनाएं किसके अंदर आ गई हैं, इस नए बने आरएनए के पास आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे स्टॉप कर रहा है उसको अपन रो फैक्टर कह देते हैं। क्या कहते हैं, रो फैक्टर कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना वापस इसको समझ लेते हैं। देखना यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो देखना सबसे पहले इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है, कहाँ पे, प्रोमोटर रीजन पे आता है। और प्रोमोटर रीजन कहाँ मिलेगा, अपस्ट्रीम 25 बेस पेयर पहले, यानी कि -25 यहाँ से शुरू होगा। शुरू होने के बाद इधर की तरफ ये गति करता हुआ चलेगा। ये देखिए एमआरएनए बनता हुआ चल रहा है पीछे की तरफ, और ये इधर गति करेगा। यहाँ पे जैसे ही टर्मिनेशन साइट आ जाएगी, स्टॉप साइट आ जाएगी, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से अलग हो गया और न्यू सिंथेसाइज्ड एमआरएनए अलग हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। बस सिंपल सी ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखना टर्मिनेशन जो है दो प्रकार का होता है। टर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है, टर्मिनेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरा होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रो क्या है, यहाँ पे रो क्या है, आरएचओ एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है, एक सीक्वेंस होता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, तो देखना
फॉर्मेशन ऑफ अ हेयर लूप स्ट्रक्चर इन आरएनए स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन नेचुरली, यानी कि यदि हम कहें कि रो से इंडिपेंडेंट कोई टर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रो का कोई रोल नहीं है, रो का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो फिर किस तरीके से होगा कि जो आरएनए जो है हेयर लूप पिन बना लेता है, हेयर पिन लूप बनाने से एंजाइम्स होता है रुक जाता है। यानी कि देखना, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो आरएनए था, ये आरएनए मान के चलिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, बनता 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 कुछ इस तरीके से हेयर लूप पिन बना लेगा। क्या बना लेगा, हेयर लूप पिन बना लेगा, और ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, जुड़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पर रो फैक्टर का कोई रोल नहीं होता। जैसे ही यहाँ पे हेयर फिन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगी, तो इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इससे इस आरएनए को सिग्नल मिल जाएगा कि हमें क्या करना है, यहाँ पे रुकना है, और रुकने के बाद इस आरएनए को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। ये तो हो गया रो से इंडिपेंडेंट। ये तो क्या हो गया, रो से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे रो प्रोटीन का या फिर रो फैक्टर का कोई भी रोल नहीं है। दूसरा आता है हमारे सामने रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, यानी कि अब यहाँ पे जो टर्मिनेशन होगा वो रो पे डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसमें रो फैक्टर प्रोटीन जो है आरएनए को डीएनए से अलग कर देता है, जिसको हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आ गया, रो फैक्टर आ गया। ये रो फैक्टर क्या बताएगा आपको कि अब यहाँ पे रुकना है। अब यहाँ पे रुकना है, रुकने के बाद क्या कर दिया जाएगा, इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। स्टॉप करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, और इस आरएनए को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो प्रकार से टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमने जो अभी जो देखा वो क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन को देख लिया, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे देखना, अभी हमारा जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, ये वाला जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि इससे हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इसमें कुछ चीज़ें चेंज की जाएंगी। कुछ चीज़ें क्या चेंज की जाएंगी, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग। यानी कि अभी ये कैसा है, प्री मेच्योर एमआरएनए है। ये कैसा है, प्री मेच्योर एमआरएनए है, जिसकी क्या की जाएगी, थोड़ी सी प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या होगा, सुनना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा जो आरएनए पहले बनता है उसे प्री मेच्योर आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। ध्यान रखना, ये अभी फंक्शनल नहीं है, यानी कि सक्रिय नहीं है, क्योंकि इसमें कोडिंग एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग एंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। यानी कि आरएनए जो बना है उसमें दो भाग हैं, कुछ एक्सॉन्स हैं, कुछ एंट्रॉन है। एक्सॉन है, एंट्रॉन है, एक्सॉन है। ठीक है, अब इसमें से जो आपको एक्सॉन दिखाई दे रहे हैं, ये तो क्या है, कोडिंग है, यानी कि इनके अंदर तो सूचना निहित है। लेकिन जो एंट्रॉन्स है, ये क्या है, नॉन कोडिंग है, यानी कि इनके अंदर कोई भी सूचना निहित नहीं है। तो जब इन चीज़ों के अंदर कोई भी सूचना निहित नहीं है, तो ये फालतू में क्यों रखी जाए, इनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से स्प्लाइस कर दिया जाएगा, यानी कि इनको काट दिया जाएगा। ठीक है, इसे मैच्योर एमआरएनए बनने से पहले कई संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, जिन्हें मिलकर आरएनए प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, और आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है 5' की कैपिंग, यानी कि इस पे कैप लगाया जाएगा दोनों की तरफ, यहाँ पे कैप लगाया जाएगा, यहाँ पे एक चीज जोड़ी जाएगी। फिर होगा पॉली एडेनाइलेशन, जिसमें पॉली एटेल को ऐड किया जाएगा, और लास्ट में होगी स्प्लाइसिंग। ठीक है, तीनों को एक बारी बारी अपन समझते हैं। देखना, सबसे पहला स्टेप होता है 5' की कैपिंग। कैपिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, सुनना देखना। जैसे ही आरएनए की शुरुआत होती है, इसके 5' सिरे पर एक विशेष संरचना जोड़ दी जाती है, जिसे 5' कैप कहते हैं। ठीक है, देखना, यहाँ पे हमारा न्यूली प्री मैच्योर आरएनए है, लेकिन इसका जो 5' सिरा है, ये 5' सिरा है, इस पे क्या किया जाएगा, एक कैप लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, कैप लगाया जाएगा। अब कैप क्यों लगा रहे हैं, सुनना, क्योंकि ये जो प्री मैच्योर आरएनए बना है, इस पे कोई भी एंजाइम आके रिएक्शन करके इसको क्या कर सकता है, यहाँ से काट सकता है, या फिर इसको नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर कोई भी अदर एंजाइम आके इसके साथ क्या कर सकता, जुड़ सकता है, जो कि इसके साथ इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो हमें इसके दोनों सिरे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से बंद करने पड़ेंगे। दोनों सिरे क्या करने पड़ेंगे, इसके बंद करने पड़ेंगे। 5' सिरे पर हम जो भी चीज़ जोड़ रहे हैं उसको अपन कहते हैं कैपिंग, और 3' सिरे पर जो भी अपन जोड़ेंगे उसे अपन कहेंगे पॉली एडेनाइजेशन। ठीक है, देखना, यहाँ पे क्या किया जाएगा, 7 मेथिल ग्वानोसिन, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिंग लगा रहे हैं अपन, किसकी लगा रहे हैं, तो 7 मेथिल ग्वानोसिन की कैपिंग लगा रहे हैं, जिसे M7G भी कहा जाता है, जो कि कैसे जुड़ता है, 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं। इस कार्य को एमआरएनए, इस कार्य में एमआरएनए को न्यूक्लियस द्वारा टूटने से बचाना और ट्रांसलेशन के समय राइबोसोम से जोड़ने में सहायता करना होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमने कैप लगाया है, यहाँ पे जो हमने कैप लगाया है, इसके दो काम करेगा। सबसे पहले तो इसकी सुरक्षा करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले इसकी सुरक्षा करेगा, और जब ये ट्रांसलेशन में जाएगा तो वहाँ जब राइबोसोम इस पे आके जुड़ेगा तो इसमें क्या होगी, इसकी मदद हो जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं इसकी। तो ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 5' पे ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखना, आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसकी फंक्शन क्या है, तो देखना, एमआरएनए की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ट्रांसलेशन में राइबोसोम बाइंडिंग में सहायता करता है, एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अगला स्टेप देखना, दूसरा स्टेप होगा पॉली एडेनाइलेशन, यानी कि हमने 3' जो 5' सिरा है उसको पैक कर दिया, अब 3' सिरे की बारी है। पॉली एटेल एडिशन, जिसे पॉली एडेनाइलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सुनना, ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने के बाद प्री मैच्योर आरएनए के 3' सिरे पर 5' पर कैपिंग होती है, 3' पर पॉली एडेनाइलेशन होता है। एक विशेष सिग्नल सीक्वेंस, अब यहाँ पे सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, पाया जाता है। इस संकेत यानी कि इस कोड के बाद एंजाइम पॉलीमरेज लगभग 100 से 250 एडेनिन, किसको ऐड कर रहे हैं अपन, 100 से 250 एडेनिन यूनिट्स को, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाएगा, जिसे अपन कहेंगे, पॉली का मतलब होता है
1 या 2 से ज़्यादा। टेल का मतलब कहता है पूँछ जैसी संरचना बन जाती है। क्यों? क्योंकि 100 और 250 एडेनिन को हम एक साथ जोड़ेंगे तो इस तरह की कुछ पूँछ जैसी संरचना बन जाएगी। इसको अपन क्या कहेंगे? पॉली ए एडिनिशन कहा जाता है। यह टेल एमआरएनए को डिग्रेडेशन बताती है, यानी कि इसकी सुरक्षा करती है, और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट तथा ट्रांसलेशन एफिशिएंसी भी बढ़ाती है। देखना इसका 3 डेज। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 150 से 250 जो एडेनिन है उनको क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, एक पूँछ जैसी संरचना बन गई। कहाँ कर दी हमने? 3 डेज से रेपर कर दी। इसको अपन क्या कहेंगे? पॉली एडिनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। इसका काम क्या है सुनना, तो एमआरएनए को साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से बचाना, ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरे स्टेप की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आरएनए स्प्लाइसिंग की जाती है, वो मैंने आपको पहले बता दी, वापस आपको बता देता हूँ। देखना, यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए में कोडिंग भाग जो होते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं, और नॉन कोडिंग भाग कौन से होते हैं? एंट्रॉन्स होते हैं। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया में एंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो नॉन कोडिंग भाग है एंट्रॉन्स जो उनका तो कोई काम ही नहीं है, आगे चल के तो उनको हटाना पड़ेगा, जिससे एक पूर्ण कोडिंग एमआरएनए बन जाता है। यानी कि जहाँ पे प्रोटीन की कोड लिखे हुए हैं केवल उन्हीं की हमें आवश्यकता है, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य करता कौन है? तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स करता है, यानी कि एक एंजाइम होता है जिसे अपन स्प्लाइसियोसोम कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एसएनआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अंतिम रूप में बनी मेच्योर एमआरएनए केवल एक्सॉन से बनी होती है और प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए क्या होती है? तैयार होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको पता चला, ये है एक्सॉन, ये है एक्सॉन, ये है एक्सॉन, लेकिन बीच में जो नॉन कोडिंग भाग है ये क्या है? एंट्रॉन्स। इनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कौन आएगा यहाँ पे? स्प्लाइसियोसोम एंजाइम आएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आएगा, जो कि ये काम करेगा, इनको यहाँ से काट देगा। काटने के बाद देखिए ये चीज़ें यहाँ से हटा दी, हटाने के बाद इनको क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। ये जो आरएनए बना है ये क्या है? मेच्योर आरएनए। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेथिल ग्वानिन की यहाँ पे आपको 5 डेज पे कैपिंग दिख जाएगी, और 3 डेज पे आपको पॉलीएडेनाइजेशन की जो पूंछ है वो भी आपको दिख जाएगी। अब जो परिपक्व आरएनए बना है, मेच्योर एमआरएनए बना है, आफ्टर कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, देयर प्री एमआरएनए बिकम मेच्योर एमआरएनए, विच इसके अंदर क्या होगा? कंटेन्स ओनली एक्सॉन्स, यानी कि केवल कोडिंग रीजन्स होंगे, हैज 5 डेज कैप एंड 3 डेज पॉली ए टेल, ये भी पाए जाएंगे। इसको क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा न्यूक्लियस से, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के लिए, जिससे क्या होगा? आगे इसका ट्रांसलेशन हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस अपनी कंप्लीट हो सके। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी, और यहाँ पे अपना जो ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पे जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। इसमें छोटा सा टॉपिक और आता है जिसे अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, देखना, बाटी जीन, जीन क्या है? तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इंट्रोडक्शन देखना सबसे पहले कि जीन क्या होता है। देखें, जीन क्या है? एक आनुवंशिकता की मूल इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक सूचना को स्थानांतरित करती है। क्या करती है? आनुवंशिक सूचना को स्थानांतरित करने का ये काम करती है। ठीक है, यह डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर पाए जाते हैं, और स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे एक छोटा सा पार्ट यदि हम यहाँ ले लें, डीएनए का एक छोटा सा खंड ले लें, तो ये क्या है? एक जीन है। क्या है? एक जीन है, जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन या आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। हम इसी की बात कर रहे हैं, इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट पर, इस डीएनए के छोटे से पार्ट पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन किस प्रकार की बननी चाहिए, स्पेसिफिक आरएनए कौन सा बनना चाहिए, इसके लिए इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एक सूचना इसके अंदर निहित होती है, जिसको अपन क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। ठीक है, जीन क्या है? जीव के भौतिक और कार्यात्मक गुणों को नियंत्रित करती है, यानी कि कोई भी जीव जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसी रहेगी, उसके फंक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस प्रकार से रहेंगे, उसको कौन निर्धारित करता है? उसको केवल और केवल जीन निर्धारित करते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? विलियम जॉनसन ने 1909 के अंदर किया था। जीन क्या है? डीएनए का एक कार्यात्मक खंड है, जो किसी विशेष कार्य या गुण के लिए आवश्यक प्रोटीन आरएनए अणु को इनकोड करता है, कोडिंग करता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम जो कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जीन अलग होते हैं और यूकैरियोटिक जीन अलग होते हैं। देखना, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक जीन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इनकी जो हेल्प होगी, इनकी हम बात करेंगे किसमें? जब हम जीन एक्सप्रेशन आगे पढ़ेंगे उसमें ये हेल्प करेगा अपना। ठीक है, देखना, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि बैक्टीरिया आगे हमारे सामने में जीन एक साथ समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ओपिरॉन कह देते हैं। ये आगे हमारा टॉपिक आएगा जेनेटिक्स के अंदर, जिसकी हम बात करेंगे, जिसमें लैक ओपिरॉन आता है। ठीक है, और ट्रिप्टोफॉन ओपिरॉन आते हैं, तो वहाँ पे हमारी ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक साथ समूह में पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कह देते हैं? ओपिरॉन कह देते हैं। इसमें एक ही प्रमोटर के नियंत्रण में कई सारे स्ट्रक्चरल जीन एक साथ कार्य करते हैं। ये हम संरचना देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या पाया जा रहा है? हमें यहाँ पे प्रमोटर पाया जा रहा है। प्रमोटर कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, प्रमोटर कहाँ पाया जाएगा? 35 सीक्वेंस। अभी हम इसकी आगे बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इसके मुख्य भाग की बात करें तो पहला भाग होता है इसका प्रमोटर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट होता है। हमने अभी देखा कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होता है? प्रमोटर से शुरू होता है। तो प्रमोटर कहाँ पाया जाता है? -35 सीक्वेंस पहले पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? -35 सीक्वेंस पहले पाया जाता है। ठीक है, और प्रिवनोवॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कहाँ पाया जा रहा है? -10 सीक्वेंस पहले पाया जा रहा है प्रिवनोवॉक्स।
ठीक है। इसके बाद क्या पाया जाता है, ऑपरेटर पाया जाता है। ऑपरेटर क्या करता है, जीन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद क्या पाया जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाएंगे जो कि एंजाइम या प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे आपको जो 3 जीन दिखाई दे रहे हैं जो कैसे हैं, स्ट्रक्चरल जीन है, जो कि क्या करेंगे, एंजाइम या प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इनमें सूचना निहित है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन नहीं बनेगी। इसके बाद टर्मिनेटर होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को समाप्त करता है। यहाँ पे आपको टर्मिनेशन दिखाई देगा, रो फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था वो बताता है कि अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस उसको रोक दिया जाए। ठीक है। तो कितने रीजन हो गए, सबसे पहले प्रमोटर हो गया जो कि -35 सीक्वेंस पहले पाया जाएगा। फिर ऑपरेटर हो गया जो कि प्रिब्नोबॉक्स के रूप में पाया जाएगा -10 सीक्वेंस पहले। फिर उसके बाद जो आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गए, 3 स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे पाए जाते हैं और लास्ट में क्या आ गया, टर्मिनेटर आ गया। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे इकोलाई के अंदर चलता है कौन सा, लैकोपिरोन। इसके हम आगे बात करेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, यूकैरियोटिक जीन की संरचना के बारे में। यूकैरियोटिक जीन जो है वो सामान्यतः मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, अर्थात प्रत्येक जीन केवल एक प्रोटीन के लिए सूचना रखता है। जीन देखिए 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है कि एक जीन के अंदर एक ही प्रोटीन बनाने की सूचना निहित रहती है, उसको अपन कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक ही जीन के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनाने की सूचना रखते हैं, उसको अपन पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन कह देते हैं। ठीक है। देखना, इनकी संरचना ज़्यादा जटिल होती है और इनमें कोडिंग एक्सॉन्स तथा नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स दोनों भाग होते हैं। मुख्य भाग की बात करें तो इनके अंदर एक होता है प्रमोटर रीजन, जो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट करता है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, टाटा बॉक्स कहा जाता है। ये है टाटा बॉक्स। ठीक है, जो क्या है, प्रमोटर रीजन होता है। इसके बाद होता है इनहेंसर या फिर साइलेंसर। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने या घटाने का रेगुलेटरी एलिमेंट या होता है। इनहेंसर आपको पता होगा, जैसे हम देखते हैं आजकल एआई अपन देख रहे हैं कि पिक्सल को इनहेंसर, यानी पिक्चर को इनहेंस करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। और हमारी बाइक के अंदर लगा होता है साइलेंसर। साइलेंसर का मतलब क्या होता है, उसकी आवाज़ को, इंजन की जो नॉइस होती है उसको कम करने का काम करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को यदि बढ़ाएगा तो उसे अपन इनहेंसर कहेंगे, उसको कम करने का काम करेगा तो उसे अपन साइलेंसर कहेंगे। ठीक है। इसके बाद होते हैं एक्सोन्स, वे हिस्से जो एमआरएनए में बने रहते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, उसको अपन एक्सोन कह देते हैं। फिर होते हैं एंट्रॉन्स, जो नॉन कोडिंग हिस्से होते हैं, जो आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान हटा दिए जाते हैं। और लास्ट में होता है टर्मिनेटर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन समाप्त कराता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है जिससे अपन डाटा बॉक्स कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, इनहेंसर और साइलेंसर रीजन आ गया, यहाँ पे कहीं पाया जाएगा। फिर यहाँ पे देखना एक्सोन, एक्सोन, फिर एंट्रॉन, फिर यहाँ पे एक्सोन, फिर एक्सोन, एंट्रॉन, इस तरीके से पाया जाएगा। और लास्ट में क्या पाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या, यहाँ पे 5 डेज कैप हमने लगा दी और 3 डेज पे हमने पॉलीएडेनाइजेशन लगा दिया। इसके बाद स्प्लाइसिंग कर दी, स्प्लाइसिंग में हमने क्या कर दिया, एक्सोन पार्ट को रख लिया और एंट्रॉन पार्ट को हटा दिया और लास्ट में हमारे पास कंप्लीट मैच्योर एमआरएनए बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब देखना, कंपेयर कर लें हम यदि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीन को, तो देखना सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट जीन जो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, यानी कि एमआरएनए के लिए मल्टीपल जीन्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक जीन की बात करें तो मोनोसिस्टोनिक होते हैं, जिसमें एमआरएनए के लिए एक जीन पाया जाता है। यहाँ से आपका सिंपल जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो बन सकता है। यदि हम एंट्रॉन्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक पर एंट्रॉन्स नहीं पाए जाते और यूकैरियोटिक जीन पर ये पाए जाते हैं। यदि हम प्रमोटर टाइप की बात करें तो यहाँ पे सिंपल प्रमोटर पाया जाता है, जिसे अपन प्रिब्नोबॉक्स कहते हैं। क्या कह देते हैं, प्रिब्नोबॉक्स कह देते हैं। और यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्रमोटर पाया जाता है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, टाटा बॉक्स पाया जाता है। रेगुलेशन की बात करें तो इसमें ओपेरोन सिस्टम करता है और इसमें इंडिविजुअल जीन रेगुलेशन होता है। आरएनए प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं होती, कैपिंग नहीं होती और टेलिंग नहीं होती। लेकिन यदि हम यूकैरियोटिक जीन की बात करें तो यहाँ पे जो एमआरएनए जो है वो स्प्लाइसिंग भी करता है, कैपिंग भी करनी पड़ती है और टेलिंग भी हमें करनी पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इकोलाई के अंदर लैकोपिरोन पाया जाता है। और यदि यूकैरियोटिक जीन की बात करें, एग्जाम्पल देखें तो बीटा ग्लोबुलिन जीन इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बात करते हैं हम, जीन अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखना, सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा, स्ट्रक्चरल जीन। सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ऐसे जीन जो कोशिका के संरचनात्मक या एंजाइमेटिक कार्यों के लिए प्रोटीन बनाते हैं, जो सिंपल जीन होते हैं, जैसे कि लैक्टोज जेड, लैक वाई, लैक ए। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन जो हैं पाए जा रहे थे हमने जब प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर देखी थी, जो कि इकोलाई के अंदर पाए जा रहे हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन भी सकता है कि प्रोकैरियोट के अंदर यानी कि इकोलाई के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन पाए जा रहे हैं, तो आपको बताना है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, अन्य जीनों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने का ये काम करते हैं, जैसे कि लैक एल जीन इन इकोलाई, जो कि क्या करता है, रेगुलेटर जीन के रूप में काम करता है। तीसरे होते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन क्या होते हैं, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं और कोशिका की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखते हैं, जैसे कि GAPDH, एक्टिन और बीटा ट्यूबुलिन। ये कैसे होते हैं, हाउस कीपिंग जीन होते हैं। हाउस कीपिंग मतलब क्या होता है, जैसे हाउस कीपर होता है, घर को साफ सफाई भी करता है, खाना वगैरह भी बनाता है, उसको अपन हाउस कीपर कहते हैं। तो ये ऐसे ही जीन हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमारे जो नॉर्मल सेल की जो रिएक्शंस होती हैं, फंक्शंस होती हैं, उनको जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, जैसे रिपेयर हो गया, इन सबको ये बनाए रखते हैं, यानी कि ऑलवेजली ये कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं।
चौथे नंबर पर आता है हमारे सामने कौन सा, इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन कैसे होते हैं, केवल किसी विशेष संकेत या प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति में ये सक्रिय होते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, इनको उत्प्रेरित करना पड़ता है, इनको एक्सप्रेस करना पड़ता है, इनको इंड्यूस्ड करना पड़ता है, इनको हमें प्रेरित करना पड़ता है, तब जाके ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैक ओपिरोन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसको इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, लैक्टोज शुगर के द्वारा। इसको हम ओपिरोन में देखेंगे भी। इसके बाद आते हैं पांचवें नंबर है रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन कैसे होते हैं, जो कि नॉर्मली सक्रिय रहते हैं, लेकिन कंप्रेसर या फिर रिप्रेशर की उपस्थिति में इनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिसमें कि टीआरपी ट्रिप्टोफान ऑपिरोन आता है, जो इकोलाई के अंदर पाया जाता है। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं छठे नंबर पर स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या करते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले जीन जिनमें कोडिंग एक्सोन और नॉन कोडिंग इंट्रॉन दोनों होते हैं, उन्हें अपन क्या कह देते हैं, स्प्लिट जीन कह देते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर बीटा ग्लोबुलिन जीन पाया जाता है। इसके बाद सातवें नंबर पर आते हैं हमारे सामने कौन से, स्यूडोजीन। स्यूडोजीन कैसे होते हैं, ऐसे जीन जो कार्यहीन यानी कि नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, उन्हें अपन स्यूडोजीन। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, जीन मतलब वो लगते जीन जैसे हैं लेकिन वो कैसे हैं, स्यूडो है, यानी कि झूठे, उनका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि आपका यहाँ पे साई बीटा ग्लोबुलिन जीन है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आते हैं लास्ट में ट्रांसपोजीन, या जिसे अपन कहते हैं जंपिंग जीन। ये क्या करते हैं, डीएनए खंड जो जीनों में इधर उधर स्थानांतरित हो सकते हैं, म्यूटेशन या फिर वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। जंपिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पहुंच गए। ट्रांसपोजीन भी इसे अपन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकते हैं, जिसमें आपका आता है ट्रांसपोसोन्स आते हैं। ठीक है, रेट्रो ट्रांसपोसोन्स आते हैं। डिस्कवर्ड किया था किसको, बारबरा मैकलिंटॉक ने इसको क्या कहते हैं, डिस्कवर किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे आते हैं हमारे 9 नंबर पे कौन से, रेपिटेटिव डीएनए या फिर रेपिटेटिव जीन। ये क्या करते हैं, कई बार दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंस जो प्रोटीन नहीं बनाते परंतु क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर रेगुलेशन में भूमिका निभाते हैं। जैसे सैटेलाइट डीएनए आ गए, मिनी सैटेलाइट आ गए, माइक्रो सैटेलाइट आ गए। इसके बाद आते हैं हमारे सामने कौन सा, कोडिंग जीन। कोडिंग जीन क्या होते हैं, किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना रखने वाले जीन, यानी कि ऐसे जीन जिनके अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट रहती है। ठीक है, जैसे इंसुलिन जीन आ गया, हीमोग्लोबिन जीन आ गया। इसके बाद बात करते हैं नॉन कोडिंग जीन। नॉन कोडिंग जीन कैसे होते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते बल्कि फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे आरआरएनए जीन हो गया, टीआरएनए जीन हो गया, यानी कि ये प्रोटीन नहीं बना रहे हैं लेकिन आरएनए के फंक्शनल मॉलिक्यूल ये बना रहे हैं, जैसे कि आरआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे सामने सुसाइडल जीन। सुसाइडल जीन कैसे होता है, सक्रिय होने पर कोशिका की मृत्यु, एपोप्टोसिस या फिर स्वयं विनाश कराते हैं। जीन थेरेपी में इनकी उपयोग की जाती है, जैसे कि एचएसवी टीके जीन, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, थाइमिडीन काइनेज। ठीक है, इसके बाद अगले आते हैं हमारे सामने ट्रांसजीन। ट्रांसजीन कैसे होते हैं, किसी दूसरी प्रजाति से स्थानांतरित जीन जो कृत्रिम रूप से डाला गया हो, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजीन या फिर ट्रांसजीन में कह देते हैं। जैसे बीटी जीन, बीटी कॉटन आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर हमने बीटी जीन को डाला। जीएफपी जीन जिस जेलीफिश के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखे, इनके जीन के प्रकार भी देख लिए यहाँ पे कि कितने प्रकार के जीन होते हैं। फिर हमने जो यूकैरियोटिक जीन और प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया, और जीन किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया। इस तरीके से आपका जो कंप्लीट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन वो यहाँ पे पूरा हो जाता है, और हमने सारे टॉपिक्स जो है कवर अप कर लिए, इनकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, कवर अप कर ली। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वीडियो जो है अभी थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आपको वीडियोज़ की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। एक बार मैं एक जगह स्टेबल हो जाता हूँ, फिर आपको जो वीडियोज़ हैं कंटिन्यूटी के साथ देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, वापस बता देता हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, नीचे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।